चलो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त स्वच्छ खास होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, बता दें आपको, अभी जो हम लोग क्लास करने वाले हैं कक्षा 12वीं का, यानी कि क्लास 12 का भूगोल ज्योग्राफी। मेरे प्यारे बच्चों, ज्योग्राफी को मानते हैं तो लगभग 22 चैप्टर पढ़ने को मिलेगा। 22 चैप्टर, एक दो चैप्टर नहीं है। और ज्योग्राफी का एग्जाम जब होता है तो 70 नंबर का होता है, जिसमें से आपको 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और 35 थ्योरी क्वेश्चन। अगर आप ज्योग्राफी के बारे में अगर जानना चाहो तो टोटल आपको दो भाग में देखने को पड़ेगा। मतलब 10-10 चैप्टर, यानी कि पहले भाग में 10 चैप्टर, दूसरे के भाग में 12 चैप्टर, यानी कि टोटल आपको 22 चैप्टर पढ़ेगी। ठीक है, 22 चैप्टर पढ़िएगा तो कितना नंबर का एग्जाम लेगा आपका? टोटल आपका जो एग्जाम होगा 70 नंबर का। ठीक है बुआ, जिसमें से 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और 35 आपको सब्जेक्टिव, जिसमें से 20 शॉर्ट क्वेश्चन और 3 लॉन्ग क्वेश्चन। अब बताओ, इतना बड़ा चैप्टर 22 चैप्टर पढ़ेंगे तो कितना पढ़ेंगे? एक चैप्टर से अगर हम 5-5 क्वेश्चन ही पढ़ेंगे तो आपका 100 को सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाता है। तो हम हर चैप्टर से 5, 7, 8, 9 इस तरह से मोस्ट इंपोर्टेंट VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए आपके एग्जाम के लिए, जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो अभी चैप्टर पढ़ने वाले हैं विश्व जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि। यानी कि जो विश्व में जनसंख्या है उसका वितरण कैसे कर सकते हैं, उसका घनत्व क्या है, उसकी वृद्धि कैसे है, ये पूरी जानकारी हम इस चैप्टर में पढ़ने का प्रयास करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 के ज्योग्राफी, विश्व जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि, जो WW स्टडी के यूट्यूब चैनल पर क्लास चल रहा है। मेरे प्यारे बच्चों, चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले जलवायु कारकों को लिखो। मेरे प्यारे बच्चों, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला जलवायु कारक निम्नलिखित हो सकता है, जैसे कि तापमान हो सकता है, यहाँ पे मौसमी बदलाव हो सकता है, गर्मी तनाव हो सकता है, मृत्यु दर हो सकता है, ओजोन परत हो सकता है, जैसे वायु प्रदूषण हो सकता है। ये सब क्या है? बेसिकली जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले जलवायु कारक है। तो समझ रहे जलवायु कारक कौन कौन से हैं? जनसंख्या वितरण हुआ, ठीक है ना, जनसंख्या वितरण हुआ, साथ में जलवायु क्या बोल सकते हैं, तापक्रम हो सकता है, मौसमी बदलाव हो सकता है, गर्मी तनाव हो सकता है, मृत्यु दर हो सकता है। ये सब जो आपके हैं, ये सब आपकी क्या है मेरे प्यारे बच्चों, कि हम जनसंख्या प्रभावित करने वाले जलवायु कारक है। तो आपसे सबसे पहला क्वेश्चन क्लियर होता है कि जहां पे जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले जलवायु कारक कौन कौन से? तो याद रखना, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला जलवायु कारक है तापक्रम, मौसमी बदलाव, गर्मी तनाव, मृत्यु दर, ओजोन। जैसे यहाँ पे प्रदूषण, यहाँ पे वायु प्रदूषण हो सकता है। ये याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है 2 मार्क्स के लिए, जो आपके 2014 के एग्जाम में पूछ चुका है। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे तरफ से इतना प्रयास रहता है कि इतना इजी डिफिनेशन दिया जाए, जो क्वेश्चन का जो आंसर होता है इतना प्यारा सा दिया जाए कि आपको याद करने में कोई कठिनाई ना हो। तो ऐसे क्वेश्चन लेने के लिए ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव मोस्ट इंपोर्टेंट लेने के लिए, जिसे पढ़कर आप 450, 400 प्लस आराम से कर सकते हो, इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप पूरे नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं, PDF को प्राप्त कर सकते हैं। तो दूसरा का क्वेश्चन है, लिंग संरचना से आप क्या समझते हैं? देखो वो लिंग संरचना बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। लिंग संरचना से आप क्या समझते हैं? ठीक है, लिंग संरचना की बात करते हैं तो किसी जनसंख्या में स्त्री और पुरुष की संख्या के बीच के अनुपात को लिंग अनुपात कहा जाता है। जैसे कि आपको पता है जनसंख्या में होता है, जनसंख्या 2 तरह के होते हैं, एक स्त्री की जनसंख्या होती है, एक पुरुष की जनसंख्या होती है। तो जो भी इसके बीच में जो अनुपात हुआ, जैसे कि 1000 पुरुष पर अगर बात करें तो 900 आपको 34 स्त्री है। ठीक है, तो किसी जनसंख्या में स्त्री और पुरुष की संख्या के बीच अनुपात, जो संख्या के बीच जो अनुपात हुआ, उसी को लिंग अनुपात कहा जाता है। यह प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या के रूप में व्यक्त की जाती है। 1000 पुरुष में कितने स्त्री है उससे व्यक्त की जाती है, यानी कि 946 या 934 से आगे हम क्लियर कर देंगे, आपका निश्चिंत रहे आप उसके लिए। ऐसे मैं आगे बता देता हूं, 943 है, यही कंफ्यूज था, याद है 943 है, यानी कि 1000 पुरुष में से मात्र 943 स्त्री पड़ती है, यानी कि अभी भी स्त्री की संख्या कम है पुरुषों की तुलना में। ठीक है, तो किसी जनसंख्या में स्त्री और पुरुष की संख्या के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? लिंग अनुपात कहा जाता है। और यह प्रति 1000 पुरुषों में स्त्रियों की संख्या के रूप में व्यक्त की जाती है, उसी को लिंग संरचना भी कहता है। यह क्वेश्चन 2017 और 2020 के एग्जाम में, बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछ चुका है मेरे प्यारे बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसी तरह से प्यारा सा डिफिनेशन के साथ अगर नोट्स प्राप्त करते हो तो दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो और 400 प्लस आराम से नंबर ला सकते हो। तीसरा का नंबर क्वेश्चन है कि लिंग अनुपात कैसे मापा जाता है? मेरे प्यारे बच्चों, सेम कंडीशन है, लिंग अनुपात मापने का है। 1000 पुरुष पर कितनी स्त्री है उसे हम लिंग अनुपात कहेंगे। तो 1000 पुरुष पर लगभग आपको 943 आपके क्या है? स्त्रियां हैं, यानी कि 943 स्त्रियां बटे
टोटल आपका जो होगा वो हो जाएगा। यानी कि इसमें कभी भी अभी भी कितना कम है, 7 और 57 स्त्री कम है। ठीक है, तो ये कहा लिंग अनुपात का अर्थ होता है स्त्री और पुरुष के अनुपात होता है, यानी कि स्त्री और पुरुष के जो अनुपात हुआ, जैसे कि आपको स्त्री की कितना है 943 है बटा पुरुष की कितना 1000 है, तो 1000 पुरुष पर 943 स्त्री, इसी अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, लिंग अनुपात कहते हैं। तो लिंग अनुपात का अर्थ होता है स्त्री और पुरुष के अनुपात होता है। इसे हम प्रति हजार पुरुषों पर स्त्रियों की संरचना में व्यक्त की जाती है, स्त्रियों की संरचना में व्यक्त किया जाता है। भारत में पुरुषों की संख्या स्त्रियों की संख्या से अधिक है, यानी कि स्त्री की संख्या से पुरुष की संख्या अधिक है। 2011 में लिंग अनुपात 943 प्रति हजार पुरुष था, यानी कि प्रति हजार पुरुष मतलब 1000 पुरुष में से 943 स्त्री थी। यह 2011 के जनगणना के अनुसार बताया जा रहा है। कब? 2011 के जनगणना के अनुसार अगर बात की जाए तो क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो 2011 के जनगणना के अनुसार बता रहे हैं, तो प्रति हजार पुरुष में से 943 स्त्री थी। ठीक है, अगर मेरे प्यारे बच्चों बात की जाए, ऐसे डिफिनेशन बहुत ईजी है कि लिंग अनुपात क्या है, तो लिंग अनुपात स्त्री और पुरुष के अनुपातों को लिंग अनुपात कहा जाता है। भारत में 2011 के जनगणना के अनुसार यहाँ पे 1000 पुरुष में 943 स्त्री थी, ऐसे लिख सकते हो आप अपनी भाषा में। ठीक है, जो बेसिकली पुरुष की संख्या स्त्रियों की संख्या से अधिक है, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें, ये 4 नंबर जो क्वेश्चन आपके क्वेश्चन है, ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है और टोटल VVI क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों आपको पता है ये लॉन्ग टाइप, यानी कि 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछेंगे। विश्व जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति का वर्णन करें। बउआ विश्व जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति क्या है, चलिए समझते हैं मेरे प्यारे बच्चों। विश्व जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति बात करें, देखो हम बात करते हैं लिखित परिणाम, जैसे कि पहले के जमाना में लिखाया नहीं जाता था, तो 1650 में जो जनसंख्या का जनगणना हुआ था, 1650 में जनसंख्या जो लिखित परिणाम मिलता है, जो लिखा हुआ है अभी भी किताब में कहीं भी लिखित परिणाम मिलता है, जिस समय विश्व की जनसंख्या यानी कि दुनिया की जनसंख्या 50 करोड़ था। ठीक है ना, 50 करोड़ था, याद रखना। और आज अगर हम 2010 या 2011 की जनगणना की बात करें तो इस समय कम से कम विश्व की जनसंख्या लगभग आपका 685 करोड़ या 84 करोड़ के करीब है, जिसमें से आपका 150 करोड़ तो आपका भारत का ही है, समझ रहे हो, मतलब 125 करोड़ तो आपका भारत का ही है, समझ रहे हो। तो विश्व जनसंख्या यहाँ पे वृद्धि की प्रवृत्ति का वर्णन करें। देखो मेरे प्यारे बच्चों, एक निश्चित अवधि में किसी क्षेत्र में विशेष में निवासियों की जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। यहाँ पे एक शब्द हुआ उपयोग, जनसंख्या वृद्धि। देखो विशेष क्षेत्र में मतलब एक विशेष क्षेत्र है दुनिया, क्योंकि इस तरह से पृथ्वी की तरह तो कितना ग्रह है, तो यहाँ पे एक विशेष क्षेत्र में यानी कि विशेष अवधि में, अवधि मतलब होता है टाइम, समय में, जैसे कि 10 साल 20 साल, ठीक है ना, इतना में कितना जनसंख्या वृद्धि हो रहा है। तो एक निश्चित अवधि में कि यहाँ पे निश्चित अवधि में किसी क्षेत्र विशेष में निवासियों की संख्या, जो वहां के लोग निवासियों की संख्या में होने वाला परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। जो उसमें परिवर्तन और जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। जनसंख्या यानी कि संसार की जनसंख्या यानी कि दुनिया की जनसंख्या नियंत्रण बढ़ रही है। मतलब नियंत्रण होता है, मतलब आप निरंतर है, ठीक है ना। निरंतर मतलब होता है लगातार बढ़ रही है। यहाँ पे नियंत्रण के जगह लगातार लिख सकते हैं। तो एक निश्चित अवधि में किसी क्षेत्र विशेष में निवासियों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, ठीक है ना, बढ़ रही है, ठीक है। तो ये कहा संसार की जनसंख्या में लगातार बढ़ती जा रही है। यहाँ पे 1650 ईस्वी में विश्व की जनसंख्या के लिखित परिणाम मिलता है। यानी कि जो लिखित परिणाम कहने का मतलब है कि 1650 ईस्वी में विश्व की जनसंख्या कितनी थी, मिलती, मतलब लिखित परिणाम मिलता है, लिखा हुआ। ऐसे ही नहीं फेक बात है कि कुछ भी बोल देना, नहीं, लिखित परिणाम मिलता है। अतः इस विश्व के जनसंख्या वृद्धि में विभाजन माना गया है। कहा गया अतः इसे विश्व की जनसंख्या में विभाजन माना गया। जिस समय बेसिकली क्या था, यहां पे बात की जाए 1650 ईस्वी में जब जनसंख्या में वृद्धि हुई, या उस समय लगभग जनसंख्या कितनी थी, तो लगभग 50 करोड़ थी। तो उसके बाद जब 2010 की बात कर लेते हैं तो उस समय इतना वृद्धि हुई है, तो इसीलिए कहा गया अतः इसे विश्व की जनसंख्या वृद्धि का विभाजन माना गया है, ठीक है ना, माना जाता है। 1650 ईस्वी में विश्व की जनसंख्या 50 करोड़ थी, जो बढ़कर 2010 में 684 करोड़ हो गई है। निम्नलिखित तालिका में
जनसंख्या वृद्धि का मतलब तालिका बना सकते हो। अगर तालिका बनाने का है तो बना सकते हो, नहीं बनाना तो कोई दिक्कत नहीं, लास्ट वाला पॉइंट आप छोड़ भी सकते हो। तो यहाँ पे एक चीज मैं आपको समझा दूं थोड़ा सा और फिर से एक प्यारा सा बढ़िया से कि डिफिनेशन आपको लिखना कैसे है। ऐसे एक क्वेश्चन ऑलरेडी 2016 और 2015 के एग्जाम में ऑलरेडी पूछ चुका बिहार बोर्ड के अंतर्गत। तो आप यह लिख सकते हो कि विश्व की यहाँ पे एक निश्चित अवधि, या ऐसे लिख सकते हो कि निश्चित समय में, अवधि की जगह समय में किसी क्षेत्र में निवासियों के या जनता या जनसंख्या की संख्या में होने वाला परिवर्तन जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। ठीक है, संसार में जनसंख्या का लगातार, यहाँ पर लगातार बढ़ रही है, यहाँ पे निरंतर की जगह लगातार लिख सकते हो ताकि आपको आसान हो, लगातार बढ़ रही है। 1650 ईस्वी में विश्व की जनसंख्या का लिखित परिणाम मिलता है, यानी कि 1650 जो था उस समय का आपको लिखित परिणाम मिलता है, यानी कि लिखा हुआ परिणाम मिलता है, प्रूफ मिलता है। अतः इसे विश्व जनसंख्या के वृद्धि का विभाजन माना जाता है, यानी कि जो 1650 का जो लिखित परिणाम है यह विश्व की जनसंख्या का क्या विभाजन माना जाता है। 1650 ईस्वी में यहाँ पे विश्व की जनसंख्या 50 करोड़ थी, जो बढ़कर 2010 में कितना हो गया, 684 करोड़ हो गई है। इस तरह से आप लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत प्यारा सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, ये भी आपको 5 मार्क्स में, दो तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि यहाँ पे जनांकिकीय संक्रमण सिद्धांत क्या है, यानी कि जनांकिकीय संक्रमण सिद्धांत क्या है, ये ऐसे भी कर सकता है जनांकिकीय संक्रमण की 3 अवस्थाओं को विवेचना करें। ऐसे ही क्वेश्चन 2014, 2017, 2019, 2023 के एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन का आंसर एक ही लिखा आएगा, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन कहने का तरीका 2 है, ठीक है ना, अलग अलग कहने का तरीका है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जनांकिकी याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, जनांकिकी संक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन जनांकिकी के विद्वान FW, याद रहे मेरे प्यारे बच्चों, FW नेट्रेस्ट्रीन ने किया था। याद रखना, फिर से समझना मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन कहा गया जनांकिकी संक्रमण सिद्धांत क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जनांकिकी संक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन मतलब निर्माण जनांकिकी के विद्वान FW यहाँ पे नेट्रेस्ट्रीन ने किया था। कौन किया था? नेट्रेस्ट्रीन ने किया था। इस सिद्धांत का प्रयोग किसी क्षेत्र की जनसंख्या में जनसंख्या के वर्णन तथा भविष्य की जनसंख्या का पूर्व अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। यानी कि जनांकिकी जो संक्रमण सिद्धांत है, इसका प्रयोग हम किसी भी क्षेत्र में जनसंख्या का क्या वर्णन है, जनसंख्या में क्या वृद्धि हो रही है और भविष्य में आने वाली जनसंख्या का वृद्धि के पूर्व अनुमान मतलब पहले अनुमान लगाया जाता है। ठीक है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसी को हम कहते हैं जनांकिकी यहाँ पे संक्रमण सिद्धांत कहते हैं। तो सिंपल लिखिएगा, जनांकिकी संक्रमण सिद्धांत क्या है? तो जनांकिकी संक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन जनांकिकी के विद्वान FW यहाँ पे नेट्रेस्ट्रीन ने किया था। इस सिद्धांत का उपयोग किसी क्षेत्र की जनसंख्या का वर्णन, किसी भी क्षेत्र में जनसंख्या का वर्णन और उसके भविष्य में जनसंख्या का पूर्व अनुमान लगाने के लिए यहाँ पे किया जाता है। उसे हम क्या कहते हैं? जनांकिकी संक्रमण सिद्धांत कहते हैं। इसके 3 प्रमुख चरण हैं। कौन कौन से चरण है मेरे प्यारे बच्चों? ये क्वेश्चन आपसे कहा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना। इस अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर, पहला है प्रथम अवस्था, क्योंकि 3 अवस्था लिख देते हैं, क्योंकि 5 मार्क्स में पूछेगा तो अवस्था लिखने पड़ेगा, या आपको ऐसे भी कहेगा यहाँ पे जनकांकी संक्रमण सिद्धांत की 3 अवस्थाओं को लिखे, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो प्रथम अवस्था क्या है? इस अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च होती है, यानी कि जो प्रथम अवस्था होती है इसके अंतर्गत जो जन्म दर होता है मृत्यु दर जो दोनों काफी होता है। जितना लोग जन्म लेता है उतना लोग मरता भी ज्यादा है। ठीक है ना, अज्ञानता यहाँ पे निरीक्षण के कारण उच्च जन्म दर और महामारी के कारण उच्च मृत्यु दर होती है। देखो, यह अवस्था में वही व्यक्ति में होता है जो अशिक्षित व्यक्ति है, जिसके पास कोई जानकारी नहीं है, तो वह उसमें क्या होगा? अधिकतम जन्म होगा, क्योंकि जब जानकारी उसको प्राप्त नहीं है, जब जानकारी प्राप्त नहीं होगा तो सिंपल बात आप समझ सकते हो कि क्या होता है। जानकारी जब प्राप्त नहीं होगा तो जानकारी प्राप्त नहीं होगा तो बच्चा पैदा ज्यादा करेगा। बच्चा पैदा ज्यादा किसे करेगा? उसको पता ही नहीं है कि भाई पीरियड के समय ज्यादा सेक्स नहीं करना चाहिए। देखो, हंसना मत, फड़फड़ाना मत, ठीक है ना, सीधा बात है। पीरियड के समय अगर 12वें या 14वें दिन सेक्स कर रहे हैं तो प्रेग्नेंट हो सकती है। उस आदमी को पता ही नहीं है कि ऐसा भी होता है, तो उस समय कॉन्डम का उपयोग कर सकता है, लेकिन करता नहीं क्योंकि उसको अशिक्षित है, उसको जानकारी ही नहीं है इस चीज का।
साथ में दवाई का उपयोग कर सकता है, लेकिन वो लगातार भाई सिंपल है कि फीलिंग आएगा तो भाई सेक्स करेगा ही अपने पत्नी के साथ, जो भी है बात सिंपल बात है, फ्रैंक आदमी हम तब, ठीक है ना। बायोलॉजी पढ़ोगे तो कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं बोल रहे, बायोलॉजी में पढ़ोगे तो सीधा बात होता है, ठीक है ना, क्योंकि पढ़ाई है, पढ़ाई में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। तो इससे वजह से क्या होता है, जनसंख्या वृद्धि हो जाता है और महामारी, अब उसको अब किसी को बीमारी होगा उसको पता नहीं कि कौन बीमारी है, बस इसका आंसर मृत्यु दर ज्यादा हो जाता है। ये प्रथम हो गया। द्वितीय में क्या है, इस अवस्था में आरंभ में जन्म दर उच्च बनी होती है। पहले क्या होती है, उच्च कोटि में क्या जन्म दर होती है, और स्वस्थता संबंधित दशाओं और अस्वस्थता में सुधार के कारण मृत्यु दर क्या तुलना काफी तेजी से होती है। यानी कि सबसे पहला द्वितीय अवस्था क्या है, इस अवस्था में जन्म दर उच्च होती है, जन्म दर काफी होता है, लेकिन मृत्यु दर भी क्या तेजी से होता है, ठीक है ना। जन्म दर काफी उच्च होता है, लेकिन अस्वस्थता और दशाओं के कारण, स्वस्थ दशाओं के कारण, स्वच्छता दशाओं के कारण मृत्यु दर भी काफी तेज हो जाता है। तृतीय अवस्था में क्या होता है, इस अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों बहुत कम होती है, अतः जनसंख्या या तो स्थिर हो जाती है या मंद हो जाती है। जैसे कि इस अवस्था में, जैसे कि अभी जो है भाई टेक्नोलॉजी बढ़ चुका है, कम बच्चा यानी कि दो ही बच्चा, अच्छा ठीक है ना, 2 बच्चा जिसके है तो जनसंख्या कम होगा, 2 बच्चा करेंगे छोड़ देंगे, तो यह लिखित है। और उसका मृत्यु दर कम होगा। मृत्यु दर कैसे कम होगा, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी इतना बढ़ गया, डॉक्टर इतना बढ़ गया कि भाई 100 साल तक जिया दे रहे हैं सबको, है कि नहीं, तो मृत्यु दर कम हो रहा है, तो जब बच्चा भी लोग कम कर रहे हैं, तो तृतीय अवस्था के अंतर्गत आता है। और ये तीनों अवस्था लिखोगे तो 5 मार्क्स मिलेगा। मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से हर चैप्टर का आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाएंगे। अगर आपको यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है तो बोलिएगा, तो हम डिजिटल बोर्ड के साथ पढ़ाएंगे, क्योंकि मेरे पास डिजिटल बोर्ड भी है जहां पे हम केकेजी क्लासेस पर क्लास लेते हैं। अगर इस तरह से प्यारा सा आपको नोट्स चाहिए ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का, तो दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आप उसे प्रिंट आउट भी करवा सकते हैं कम खर्च में, ठीक है, और उसे पढ़कर आप अच्छे से अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो ये नोट्स जरूर लेने के प्रयास कीजिएगा। नंबर दिख रहा है, www.study YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद।